तो हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो मैं आज आया हूँ 90 डेज़ की जो क्लास आपकी चल रही है, जो लाइव क्लास चल रही है 90 डेज़ की। अब तक 4th डे हो चुके हैं और आज है इसका 5th डे। अब तक मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया है और कॉन्सेप्ट था इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। इसको मैंने आपको बता दिया और कल यानी कि 4th डे की क्लास में मैंने आपको बताए थे 100 ऐसे सेंटेंसेस जो डे टू डे लाइफ में बोले जाते हैं। डेली रूटीन की लाइफ में जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, आदेशात्मक वाक्य जो बोले जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो बोले जाते हैं, ऐसे 100 सेंटेंस मैंने आपको दिए। जी हाँ, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 सेंटेंस, 100 वाक्य मैंने आपको दिए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और एक बार पढ़ने से, अगर आपने 3 डेज़ की मेरी क्लास अटेंड कर ली है जिसमें मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको सिखाया है, तो एक बार पढ़ने से ही वो सेंटेंस आपको रिमेंबर हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। और उन सेंटेंसेस को आज से ही, अगर आप कल पढ़ चुके हैं तो कल से ही आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कर चुके होंगे। इसलिए ही तो यहाँ पर लिखा रहता है कि डे 1 से, यानी कि अंग्रेजी बोलना सीखिए पहले दिन से। तो वास्तव में आप पहले दिन से ही अंग्रेजी बोलना सीख चुके हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इससे पहले आप बता दें कि आवाज़ सही आ रही है क्या, आवाज़ क्लियर है क्या? जी हाँ, आवाज़ सही होगी, सीधी बात है। अगर आप, क्योंकि रेगुलरली क्लास चल रही है और जनरली अब तक 4 डेज़ की क्लास में कोई भी ऐसा फॉल्ट हुआ नहीं है, आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है, तो आवाज़ आपको आ रही होगी। हाँ, आवाज़ आ रही है, आपने बता दिया। अब हम देखेंगे आज का कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट डे नहीं देखा है तो मैं फिर बताऊँगा, इंग्लिश सीखने के लिए या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 4 काम हमें रोज़ करने पड़ेंगे। पर डे आपको स्पीकिंग करनी है, जितना भी आप सीख चुके हैं या जितना पहले से आपको आता है वो अंग्रेज़ी में ही बोलना है। दूसरी बात, पर डे आपको राइटिंग करनी है, यानी कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ लिखना है अंग्रेजी में, अपने थॉट्स इंग्लिश में लिखने हैं। भले ही एक सेंटेंस से शुरुआत कीजिए, लेकिन पर डे लिखना है। अब बात करें तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है रीडिंग। पर डे आपको 1 पैराग्राफ, 2 लाइन, 4 लाइन, 1 पेज, 2 पेज, जितना आप पढ़ सकते हैं और जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ना है। अब बात आती है लिसनिंग। जनरली हम लिसनिंग से, कोई अंग्रेजी बोलता है हम उससे दूर भाग जाते हैं, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो हमें दूर नहीं भागना है, ऐसे लोगों से चिपकना है, ऐसे लोगों के पीछे भागना है कि वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो 4 स्टेप पर डे फॉलो कीजिए और यहाँ पर 8 बजे रात को ये क्लास रेगुलर होती है, वहाँ बने रहिए। आपको गारंटी से अंग्रेजी आने वाली है। दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकती। निश्चित ही आप अंग्रेजी बोलेंगे, क्योंकि अभी तो केवल 5वां दिन है, 4 दिन हुए हैं, अभी 5वां दिन हुआ है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ बचा हुआ है ऐसा, जिससे आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे और सीखेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। सबसे पहले, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इसको सबसे पहले लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दर्ज कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको हाय, हेलो, आप जो भी लिखते हैं उससे मुझे पता पड़ जाएगा कि कौन इस वीडियो को देख रहा है और कौन इस क्लास में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले लाइक कीजिए और आते ही कमेंट कीजिए और उसके बाद शेयर कर दीजिए जहां तक शेयर करने। एक दिन शेयर करने से काम नहीं होना चाहिए। कभी कोई आज देख पा रहा है, कभी कल देख पाएगा, कभी परसों देख पाएगा। कोई गंदी चीज़ तो आप शेयर कर नहीं रहे, तो आपको इस बात के लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी इसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक एजुकेशन से भरपूर, एजुकेशन वाली चीज़ शेयर कर रहे हैं और एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहे हैं जो लोगों को फ्री में मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो क्यों लोग इससे बचना चाहेंगे? शेयर करने के साथ में यहाँ पर आप अपनी एक टैगलाइन लिख सकते हैं कि फ्री में अंग्रेजी बोलना सीखिए और 90 दिन की फ्री इंग्लिश क्लासेज, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे और यहाँ पर ज्वाइन होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो भी क्लासेज आने वाली हैं वो आपको समय पर मिल जाया करें। आज के कॉन्सेप्ट की आप तरफ आगे बढ़ेंगे। आज का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं, ये भी अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। मैं सबसे पहले ऐसी चीज़ें आपको करा रहा हूँ ईजी हैं और सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको कराया इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है आज का, मैं बताऊँगा फॉर्म ऑफ बी, यानी कि होना। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि ये सेंटेंसेस, इसमें कोई वर्ब नहीं है,
और एक्चुअल बात ये है, मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, डे फर्स्ट में बताया था कि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जिसमें वर्ब ना हो। ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट ना हो, लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना हो, क्योंकि बिना जब काम ही नहीं होगा तो सेंटेंस कहाँ से बन जाएगा। सेंटेंस एक बात है, तो बात तभी होगी जब उसमें काम होगा। देखते हैं क्या सीखने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं बी यानी कि होना। तो फिर से बता देता हूं, अभी मैंने कहा कि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जिसमें वर्ब नहीं होती। हम कुछ सेंटेंस में पता कर लेते हैं कि उसमें वर्ब है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे लगते हैं इसमें कोई वर्ब है ही नहीं। जैसे मैं बोलता हूं वह खाना खाता है, आपने देखा इसमें खाना वर्ब है। मैं खेलता हूं, इसमें खेलना वर्ब है। और मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ना वर्ब है। और मैं कहता हूं वह रोता है, तो रोना वर्ब है। और मैं कहता हूं वह सोता है, तो सोना वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं राहुल हूं, तो इसमें क्या वर्ब है। यह पंखा है, तो इसमें क्या वर्ब है। और यह मेरी घड़ी है, इसमें क्या वर्ब है। वह मेरे साथ था, इसमें क्या वर्ब है। तो देखेंगे यह पंखा है, तो पंखे का होना वर्ब है। मैं राहुल हूं, तो राहुल का होना वर्ब है। यह मेरी घड़ी है, तो घड़ी का होना वर्ब है। तो यहाँ पर होना वर्ब होती है। होना पास्ट में जाके था थी थे में बदल जाती है। वह अशोक एक महान राजा था, तो राजा का होना पास्ट में वर्ब है। अगले वर्ष वह एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार होगा, तो इसमें फ्यूचर में होना वर्ब हो गई। तो होना के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे आने वाले टेंसेज में हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब और विल बी को एज ए हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, सहायक क्रिया के रूप में देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, 3 टेंसेज में। लेकिन यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज वर्ब और विल बी मेन वर्ब का काम करती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें बी का मतलब होता है होना। और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, इन टेंसेज में बी काम करती है। प्रेजेंट सिंपल में बी इज, एम, आर मेन वर्ब का काम करेंगी। यहाँ पर इज, एम, आर बी के रूप हैं। पास्ट सिंपल में वॉज वर्ब बी के रूप हैं। और फ्यूचर सिंपल में विल बी का रूप है। मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल को यूज नहीं करते हैं। शैल केवल चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हम विल लगाएंगे। आप चाहें तो आईओवी के साथ शैल यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा विल लगाएंगे। हम इसमें फॉर्म पे जाएं, क्या आएगा हिंदी के सेंटेंसेस में। अगर प्रेजेंट का होगा, अगर आपको इज, एम, आर लगाना है तो सेंटेंसेस में आपको है, हूँ या हैं ये शब्द देखने को मिलेंगे। या फिर आपको मिल सकता है होता है, होती है और होते हैं। है, हूँ, हैं या होता है, होती है, होते हैं, ये मिलने वाला है। पास्ट होगा तो था, थी, थे मिलने वाला है। या फिर होता था, होती थी और होते थे, ये मिलने वाले हैं। फ्यूचर में होगा, होगी और होंगे, ये आपको मिलेंगे। अब हम इसके सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सिंपल में हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, वेरी इजी फॉर्मूला। सब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ पर बी लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ बी ये बी की फॉर्म है सारी। आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो एज, एम, आर को लगाइए, एज सिंगुलर के साथ लगाएंगे, एम आई के साथ लगाएंगे, आर प्लूरल के साथ लगाएंगे। तो बी लगा दिया, बी मतलब ये सब मानेंगे। और पास्ट में यूज कर रहे हैं तो वॉज लगाएंगे सिंगुलर में और वर लगाएंगे प्लूरल में, और विल बी फ्यूचर में लगाया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस रेस्ट, इतना सा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस रेस्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि वर्ब के साथ में वर्ब जिस पर की जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं बी यानी कि होना, इनके कभी ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो यहाँ पर बी के बाद रेस्ट यानी कि बकाया जो बचा हुआ वो चीज़ लगाएंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है, जैसे कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, हम इसको करेंगे ही इज माई फ्रेंड।
अगर हम इसको मैं उसका दोस्त हूँ, अभी सब्जेक्ट हुआ मैं, तो हम इसको सब्जेक्ट को लगा रहे हैं आई के साथ एम बताया है, एम लगेगा आई एम, और उसका दोस्त हूँ ये आया रेस्ट में, यानी कि बकाया क्या बचा, उसका दोस्त हूँ। तो आई एम हिज फ्रेंड, आई एम हिज फ्रेंड ये हुआ। और वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं, इसको करेंगे दे आर माई फ्रेंड, वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड। तो ऐसे हम कर सकते हैं। प्रेजेंट के मैंने तीनों हेल्पिंग वर्ब को यूज किया। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पर इज जो है, यहाँ पर जो इज आया है ये है इज होना, ये मेन वर्ब बनी। ये हेल्पिंग वर्ब तब होंगी जब इनके बाद आईएनजी फॉर्म आती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आती है तब ये हेल्पिंग वर्ब है। अब जब ये अकेली आती हैं तब ये खुद ही वर्ब का काम करती हैं, मेन वर्ब का काम करती है, तब ये होना का अर्थ देती हैं। वह मेरा दोस्त है, यानी कि दोस्त का होना ही इसमें मेन वर्ब है। ही इज़ माई फ्रेंड। अगर हम सब्जेक्ट आई लेके आते हैं तो एम लगता है, मैं उसका दोस्त हूँ, मतलब आई एम हिज फ्रेंड। और वे मेरे दोस्त हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो दे आर माई फ्रेंड, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में दे आर माई फ्रेंड। अगर जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको बता देता हूं कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ आप इज लगाएंगे, और आई के साथ यानी कि मैं सब्जेक्ट होता है तो एम लगाएंगे प्रेजेंट में, और यू, वी, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम एक साथ में सब्जेक्ट बन रहे हैं, बॉयज सब्जेक्ट बन रहे हैं लड़के, गर्ल्स सब्जेक्ट बन रहे हैं, मैन प्लूरल में बन रहा है, विमेंस प्लूरल में बन रहा है, तब वहाँ पर आप आर को यूज करेंगे। पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में वॉज सिंगुलर में और आई के साथ भी वॉज को यूज किया जाएगा, और वर्ब को दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और बॉयज के साथ, गर्ल्स के साथ, इनके साथ, या राम एंड श्याम दोनों सब्जेक्ट बन रहे हैं इनके साथ में हम दे को वर्ब को यूज करेंगे। फ्यूचर में केवल विल बी है, कोई भी सब्जेक्ट हो विल बी लगाएंगे। देखिए पास्ट के भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अशोक एक महान राजा था, तो हमने पहचान लिया कि था, थी, से हमने पहचान लिया कि पास्ट का है, तो हमें पता पड़ गया हमें वॉज वर्ब को यूज करना है। सब्जेक्ट को पहले लिया अशोक, देन आफ्टर हम यूज करेंगे वॉज और वर्ब में से कोई एक चीज। अशोक सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया, पास्ट से हमने पहचाना कि ये पास्ट का है तो वॉज वर्ब लगाना है। वॉज सिंगुलर है अशोक इसलिए लगाया अशोक वॉज। अब रेस्ट यानी कि बचा क्या है, एक महान राजा, था के लिए वॉज लग चुका है, एक महान राजा, अशोक वॉज अ ग्रेट किंग। इस तरह से सेंटेंस होगा। इसमें अगर प्लूरल की बात करें, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, वे मेरे साथ थे, वे मेरे साथ थे, हम इसको करेंगे दे वर विद मी, वे मेरे साथ थे, दे वर विद मी। तो ये प्लूरल था वे, इसलिए हमने यूज किया। एक फ्यूचर का भी ले लेते हैं, वह अगले वर्ष इंदौर में होगा, इसको करेंगे ही विल बी इन इंदौर नेक्स्ट ईयर, ही विल बी इन इंदौर नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से आप बी के बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं। होता है, होती है भी इसमें आ सकता है, होता था, होती थी भी इसमें आ सकता है। कैसे? जैसे कि अंगूर खट्टे होते हैं, ग्रेप्स आर सोर, खट्टे होते हैं, खट्टे हैं, एक ही बात है, खट्टे होते हैं। तो हैबिट, किसी चीज़ की नेचुरल हैबिट के बारे में भी हम यूज कर सकते हैं बी की फॉर्म को। तो हमने कहा अंगूर खट्टे हैं, मतलब ग्रेप्स आर सोर। ये ऐसे ही कह सकते हैं लड़कियां शरारती होती हैं, तो कह सकते हैं गर्ल्स आर नॉटी, गर्ल्स आर नॉटी, इस तरह से बोला जा सकता है।
इसी तरह से पास्ट में भी इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, होता था, होती थी, होते थे। पुराने ज़माने में, जैसे हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं पुराने ज़माने के बारे में, पुराने ज़माने में लोग ईमानदार होते थे। इस सेंटेंस को बोला जाएगा पीपल वर ऑनेस्ट इन ओल्ड डेज। पीपल वर ऑनेस्ट इन ओल्ड डेज। पुराने ज़माने में लोग ईमानदार होते थे। तो हमने सिंपल सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की। अब अगर हम इसमें नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको साफ करूंगा। आप लोगों ने लिख लिया क्या? थोड़ा वेट करते हैं और थोड़ी मैं आपसे बात करता हूं। कल मैंने होमवर्क दिए थे 10 सेंटेंस, अभी तक किसी ने भी उसको कमेंट में नहीं दिया ये किस टाइप का इंट्रैक्शन है। और उससे पहले भी मैंने इम्परेटिव के जो होमवर्क दिया था उनमें से केवल सुधीर शर्मा ने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दिए थे। और कल मैंने इंडिविजुअल सेंटेंस अपने मन से बोले थे। उससे पहले तो मैंने मन से बनाने के लिए आपको दिए थे, तो सुधीर ने दिए, लेकिन मैंने जो सेंटेंस दिए उनमें से किसी का भी कमेंट बॉक्स में अभी तक जवाब नहीं दिया जा रहा। केवल मैं पढ़ाऊँ, आप कुछ भी ना करें तो आप कभी अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो फिर मुझे भी आप थोड़ा सा निराश करेंगे और मुझे भी ऐसा लगेगा, मुझे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास लेने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी तब आती है जब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आप लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोगों ने होमवर्क को भेजा नहीं और कमेंट बॉक्स में सेंड नहीं किया। आपके जितना भी होमवर्क जितने लोग सेंड करेंगे उसको मैं चेक करने के बाद कमेंट में ही बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस, कितने सेंटेंस आपके सही थे, कितने में क्या गलतियां थी, ये सब बताने वाला हूं। ठीक है, अब इसके नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी बात और आगे से आप होमवर्क करेंगे। ये डे 5 की क्लास है और इसमें हाथ से साफ करना पड़ रहा है तो, क्योंकि इसका जो डस्टर है कहीं है। अब मैं बीच में लेने जाऊंगा लाइव क्लास में तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए कोई बात नहीं है। टीचर को तो ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। अब आते हैं इसके नेगेटिव पर। आप समझ चुके हैं होंगे नेगेटिव सेंटेंस में बहुत इजी है, इसको नेगेटिव तक करवाएंगे। चलिए, तो अभी नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़े हैं। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस दैट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट आपको यूज करना पड़ेगा, बस कोई अंतर नहीं है, सेम फॉर्मूला है। वह ईमानदार लड़का नहीं है, तो ये हो जाएगा ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। सब्जेक्ट को लगाया ही, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज लगा दिया, इज लगता है प्रेजेंट में, ही इज नॉट लगा दिया, एन ऑनेस्ट बॉय रेस्ट में आ गया, यानी कि बकाया में आ गया। तो हम देख चुके हैं सिंगुलर प्लूरल, हम उसमें पता कर चुके हैं। सिंपल सेंटेंस में एक सिंगुलर का देखा हमने, एक एम का देखा और एक आर का भी देखा। तो यहाँ पर इतने में आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधा पास्ट ले लेते हैं। वे मेरे साथ नहीं हैं, तो ये होगा वे मेरे साथ नहीं थे, ये पास्ट का हो गया। दे वर नॉट विद मी, वे मेरे साथ नहीं थे। अब फ्यूचर का लेंगे तो फ्यूचर में कैसे लगेगा? विल नॉट बी, बीच में नॉट को लगाया जाएगा, विल बी नॉट नहीं लिखना है आपको। वह कल इस समय आगरा में होगा, तो वह कल इस समय आगरा में नहीं होगा, सॉरी इसे नेगेटिव हो गया, तो होगा ही विल नॉट बी।